तो hello everyone here. I hope everybody has joined. Now we will start today's lecture here. Ventricular arrhythmia एंड हार्ट ब्लॉक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें पहले मैं अभी आपको वीडियो के थ्रू बता देता हूँ कि किस किस के अंदर क्या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है, हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट आई विल शो एवरीवन डिफरेंट ईसीजीज और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओके तो सी फर्स्ट, सभी वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में कॉमन बात क्या है? तीन कॉमन बात है। पहली बात, जो फास्टेस्ट कंडीशन किसका होता है? एसए नोड का, तो और एवी नोड का उससे कम, और बंडल ऑफ हिस और मायोकार्डियम का सबसे कम, है ना। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब क्या है? ऐसे रिदम जो कि वेंट्रिकल में ओरिजिनेट हो रही है, और जो भी रिदम वेंट्रिकल में ओरिजिनेट होगी वो कैसी होगी? वो ब्रॉड होगी, क्योंकि देर इज वेरी स्लो कंडक्शन। तो ब्रॉड क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकुलर रिदम आ गया। एक्सेप्शन क्या है? अगर एट्रियल एरिथमिया है विद एलबीबी और आरबीबी, जिसको बोलते हैं एबेरेंसी, है ना, पीएसवीटी विद एबेरेंसी, तो उसके अंदर ब्रॉड क्यूएस होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपसे इतना टफ क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछे जाएंगे। तो क्यूआरएस प्रोलॉन्ग्ड है तो आपको डायरेक्टली क्या सोचना है? वेंट्रिकुलर एरिथमिया। एक्सेप्शन क्या है? एसवीटी विद एबरेंसी, मतलब मान लो पीएसवीटी के साथ अगर एलबीबी हो गया तो एलबीबी में ब्रॉड क्यूआरएस होता है, बट तो वो एलबीबी के कारण दिखाई देगा, ना कि वेंट्रिकुलर रिदम के कारण। सेकंड बात क्या कॉमन होगी सभी वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में? मोस्टली पेशेंट विल बी हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। पेशेंट विल बी हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। और थर्ड कॉमन बात क्या होगी? आपको पेशेंट का जनरल ट्रीटमेंट लगभग सेम रहेगा। आपको मैक्सिमम जगह अनसिंक्रोनाइज्ड, क्या मतलब? अनसिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक देना है, और दूसरा आपको क्या देना है? एमेड्रोन देना है, अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो। ठीक है, ये अपना कॉमन डिस्कशन हो गया। अब अपने बात करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए स्पेसिफिकली। ओके, वेट अ सेकंड यार। अब अपने बात करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया के लिए। सबसे पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं वेंट्रिकुलर रिदम जिसमें क्यूआरएस प्रोलॉन्ग्ड हुआ। तो एक्सेलरेटेड ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, इसका मतलब क्या है? ऐसी रिदम जो कि वेंट्रिकल में जनरेटेड है और एक्सेलरेटेड है। नॉर्मल वेंट्रिकुलर रेट कितनी होती है? 20 से 40, है ना। तो अगर ये 100 मतलब ये 60 से 100 के बीच में अगर रेट होगी तो दैट इज नोन एज AIVR, एक्सेलरेटेड ईडियोवेंट्रिकुलर रिदम। तो कैसे पेशेंट का डायग्नोज होगा? पेशेंट का क्यूआरएस ब्रॉड होगा, पेशेंट का पी वेव एब्सेंट होगा, क्योंकि रिदम कहाँ जनरेट हो रही है? वेंट्रिकल्स के अंदर। और लेकिन रेट कैसे क्या होगी? रेट विल बी लेस देन 100। कॉमन कहाँ होता है? ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस। नॉट से मोस्ट कॉमन रिदम अरिथमिया इन एमआई, मोस्ट कॉमन अरिथमिया इन एमआई इज वीफिब। लेकिन ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस कौन सा अरिथमिया कॉमन होता है? ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस AIVR कॉमन होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, अपने आप पेशेंट सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं सेकंड। अगर आप इसकी रेट 100 से ज्यादा कर दो तो आप क्या बोलो? तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। आप हर वर्ड को तोड़ते जाओ। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल में अरेंज हो रहा है तो क्यूआरएस क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा। और हीमोडायनेमिकली क्या होगा? अनस्टेबल। और टेकिकार्डिया मतलब एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम से भी रेट ज्यादा है। तो एक होता है स्लो, फिर होता है एक्सेलरेटेड, फिर होता है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब आपने हर जगह पढ़ते थे 100 से रेट ज्यादा, एक्सेलरेटेड में 60 से 100। तो मतलब अगर क्यूआरएस ब्रॉड है और रेट 100 से ज्यादा है और इसमें पी वेव एब्सेंट है, क्योंकि रिदम कहाँ जनरेट हो रही है? वेंट्रिकल में। और इसके अंदर दूसरी चीज क्या होगी? पेशेंट का रेट 100 से ज्यादा होगा, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, तो सभी में कॉमन चीजें क्या आ रही है? पी वेव एब्सेंट है सभी में, क्योंकि रिदम कहाँ जनरेट हो रही है? वेंट्रिकल में। सेकंड बात, सभी में क्या कॉमन आ रही है? क्यूआरएस प्रोलॉन्ग हो रहा है, और फिर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हुआ। फिर अपने पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दो टाइप का होता है, मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक मतलब एक मॉर्फोलॉजी वाला, मतलब सभी की जो क्यूआरएस की हाइट होगी वो सभी सेम होगी। नाउ आते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब क्या होगा? ये इतना बड़ा अपना वेंट्रिकल है, एक बार रिदम मान लो यहाँ से जनरेट होगी, एक बार यहाँ से जनरेट होगी, एक बार यहाँ से जनरेट होगी। मल्टीपल फोकस से रिदम आ रही है तो सभी की मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगी। मान लो यहाँ से जो जनरेट हुई उन सबकी हाइट छोटी छोटी है, फिर यहाँ से जो जनरेट हुई उनकी हाइट बड़ी है, फिर यहाँ से
जो जनरेट हुई उसकी हाइट मिडिल की है, तो आपको क्या होगा, 3-4 क्यूआरएस एक हाइट के, फिर 3-4 क्यूआरएस अलग हाइट के, दैट इज हाउ यू डायग्नोस पॉलीमॉर्फिक वीटी। ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टेबल है तो एमिडोरॉन, और अनस्टेबल है तो अनसिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक। और डीसी शॉक के क्या इंडिकेशन होंगे, अगर वीटी के साथ पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है या फिर हार्ट फेलियर हो रहा है। ये सब लिखा हुआ, यू डोंट नीड टू राइट दैट ऑल। फिर नेक्स्ट आता है अपना क्या, वीटी, पॉलीमॉर्फिक वीटी। पॉलीमॉर्फिक वीटी का भी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट सेम रहेगा। अगर बहुत बार क्या होता है, जैसे पॉलीमॉर्फिक वीटी का वन ऑफ द कॉज इज टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स। तो टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स ना ओपीडी में हमारे पास नहीं आता, वो कहाँ आता है, इमरजेंसी में। पेशेंट, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वही बात, इसमें भी पॉलीमॉर्फिक वीटी है तो पेशेंट क्या होगा, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल कोलैप्स पेशेंट आता है हमारे पास, और हम उसका ईसीजी करते हैं, उसमें वीटी आता है, डीसी शॉक देते हैं पेशेंट और साथ में सीपीआर देते हैं, पेशेंट रिवाइव हो जाता है। देन हम जब उसकी नॉर्मल साइनस रिदम आती है, देन वी फाइंड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो मेरे को टाइम भी जी में दिक्कत आता था कि यार टॉर्साइड डी पॉइंट्स आखिर पॉलीमॉर्फिक वीटी है या क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, समझ नहीं आता था। तो टॉर्साइड डी पॉइंट्स एक्चुअल में क्या है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। और अगर जिस पेशेंट में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है और उस पेशेंट को आपने कुछ ड्रग्स दे दी, जैसे आपने एजिथ्रोमाइसिन मतलब मैक्रोलाइड दे दी, आपने टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन दे दी, आपने फ्लोरोक्विनोलॉल्स दे दी, आपने एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टिलिन दे दी, तो इन पेशेंट के अंदर क्या होगा, क्यूआरएस और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्यूटी और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड द पेशेंट ऑफ टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स विल लैंड इन पॉलीमॉर्फिक वीटी। तो इस पेशेंट के अंदर आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, MgSO4। तो एग्जांपल रियल लाइफ में बताता हूँ कि हमारे पास टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स ऐसा सच नहीं आता, हमारे पास क्या आता है, पहले वीटी करके पेशेंट आता है, और जैसे ही वीटी में पेशेंट आता है हम उसको डीसी देते हैं, एमिडोरॉन देते हैं, डीसी देते हैं, एमिडोरॉन देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है वो पॉलीमॉर्फिक वीटी और होता है वो पेशेंट रिटर्न टू साइनस रिदम नहीं होता। जब अब इमरजेंसी में भाई बेसलाइन ईसीजी है नहीं, हाउ, क्योंकि पेशेंट का रिदम तो नॉर्मल आ ही नहीं रहा, तो हाउ कैन वी सी क्यूटी इंटरवल, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वीटी के अंदर ना आपको पी दिखाई देगा ना टी दिखाई देगा, सिर्फ क्यूआरएस ही दिखाई देता रहेगा। तो अब उस पेशेंट में वी सस्पेक्ट दैट ही मे बी लाइकली a case of torsade, तो वी गिव 1 ml ऑफ MgSO4 और हम साथ में उसकी EBG भेजते हैं ताकि उसका पोटेशियम देखते हैं, और मैग्नीशियम हर सेंटर पे होता नहीं है, जहां अवेलेबल होता है हम मैग्नीशियम भी भेजते हैं। तो कहने का मतलब टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स इंडिविजुअली आपके पास बहुत रेयरली आएगा, वो यूजुअली वीटी के साथ लैंड करेगा। एंड हाउ वुड यू थिंक ऑफ दैट, अगर वो पेशेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो यू गिव MgSO4, अगर वो रिस्पॉन्ड कर गया और बेसलाइन ईसीजी में क्यूटी प्रोलॉन्ग्ड है, इसका मतलब वो पेशेंट क्या है, टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स का है। फिर इसके अलावा लास्ट अपना बचेगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फ्लटर इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर बताया था, फिब्रिलेशन का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो यहाँ क्या होगा, नॉर्मल जो अपने कंडक्शन पाथवे उससे रिदम नहीं ओरिजिनेट होगा, कहीं मस्कुलर पोर्शन से रिदम ओरिजिनेट होगा, और वो क्या होगा, किसी वेंट्रिकल, पूरे वेंट्रिकल में कहीं भी हर जो क्यूआरएस है वो अलग जगह से ओरिजिनेट होगा, अनलाइक पॉलीमॉर्फिक वीटी। तो यहाँ भी वेंट्रिकुलर फड़फड़ आ रहा है, वीटी में भी वेंट्रिकुलर फड़फड़ आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डेफिनेट कार्डियक आउटपुट, मैंने बताया सभी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कार्डियक आउटपुट पूरे, इसलिए पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल मिल रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल पंप नहीं करेंगे तो हीमोडायनेमिक अनस्टेबल आते हैं, एट्रिया पंप नहीं करते तो पेशेंट यूजुअली हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल नहीं होता, वो बस आपके पास आएगा पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सिनकोप करके, उसमें पेशेंट यूजुअली कोलैप्स नहीं होगा अनटिल अनलेस वो रिदम वेंट्रिकल पे चले जाए। तो वी फिब और पॉलीमॉर्फिक वीटी, मेरे को भी बहुत बार इवन थर्ड ईयर तक ये चीज समझ नहीं आता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीटी और वी फिब, पॉलीमॉर्फिक वीटी और वी फिब, जब दोनों में ही हाइट अलग अलग हो रही है। तो सिंपल आप इसको समझो, देखो ये मेरा एट्रिया है ना, एट्रिया में अगर अभी मान लो रिदम यहाँ से जनरेट हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिक वीटी, अब रिदम मान लो यहाँ से जनरेट हुई तो वो 3-4 क्यूआरएस दे देगा इतनी बड़ी हाइट के। रिदम यहाँ से जनरेट हुई, उसने 3-4 क्यूआरएस छोटी हाइट के दे दिए, फिर रिदम यहाँ से जनरेट हुई, उसने 4-5 क्यूआरएस बड़ी हाइट के दे दिए। मतलब जो 4-5 3-4 क्यूआरएस एक जगह से आ रहे हैं, लेकिन वी फिब में क्या हो रहा है,
एक बार तो ये डीपोलराइज होगा जो कि बिल्कुल छोटू सा क्यूआरएस बना दिया, दूसरी बार ये डीपोलराइज होगा जिसने थोड़ा सा अलग क्यूआरएस बना दिया। तो हर क्यूआरएस ही अलग फोकाई से अराउज हो रहा है, इसलिए इसके अंदर क्या मिलेगा, कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। और दूसरा चीज आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पॉलीमॉर्फिक वीटी और वी फिब को, कि सभी जो वीटी है ना उनके अंदर यूजुअली आपको आरआर रेगुलर मिलेगा, लेकिन जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा इसके अंदर आरआर इरेगुलर मिलेगा। तो वी फिब का पेशेंट कभी भी आपके पास हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं आएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में चलो टेकिकार्डिया कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसका स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने वर्ड फिब्रिलेशन नहीं यूज करा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो आउटपुट कर रहा है। लेकिन अगर पेशेंट वी फिब का है तो वो ये बस ये हो रहा है, तो देयर इज नो कार्डियक आउटपुट, तो उसके कारण क्या हो रहा है, देयर विल बी नो ब्लड फ्लो आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो पेशेंट क्या होगा, हीमोडायनेमिकली वी फिब का पेशेंट हमेशा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल आता है, इसीलिए वी फिब के पेशेंट में हमेशा ट्रीटमेंट में आपको डायरेक्ट अनसिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक फॉलोड बाय, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो एपिनेफ्रिन देते हो। मैं बहुत बार रेजिडेंसी में था तो मेरे को ऐसा होता था, यार एपिनेफ्रिन क्यों दे रहे हो, ये भी तो हार्ट रेट बढ़ाएगा। तो इसमें एपिनेफ्रिन का रीजन क्या होता है, दो बातें, एक तो एपिनेफ्रिन साइनस नोड को स्टिमुलेट करता है, तो अपने चाहते हैं कि वेंट्रिकल जो कि खुद ने वेंट्रिकल ने सारी पावर ले रखी है अभी और वो पागलों की तरह फड़फड़ाया जा रहा है, वी वांट साइनस नोड टू टेक द चार्ज ऑफ द हार्ट। तो एपिनेफ्रिन एक तो साइनस नोड को स्टिमुलेट करता है, और दूसरी बात एपिनेफ्रिन आपके हार्ट को डीसी शॉक के प्रति और ज्यादा सेंसिटाइज करता है, कि अगर डीसी शॉक वर्क नहीं कर रहा और आप एपिनेफ्रिन दोगे तो इट विल वर्क बेटर देन बिफोर। और अगर फिर भी लास्ट में सही नहीं हो रहा तो अपनी वंडर ड्रग देनी है अपने को, एमेडोरॉन। तो ये अपने सारे वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो गए। एक बार यार आप हेड्स अप कर दो, अगर सभी को स्पीड सही लग रही है, किसी को फास्ट लग रहा है तो प्लीज डू कम्युनिकेट यार। ठीक है, सही है, फास्ट नहीं है ना, ठीक है। तो अब मैंने आपको जितने वेंट्रिकुलर रिदम्स बताए हैं उन सबकी अपने ईसीजी में आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ, ओके। अब देखो, कोई जैसे मेरे को भी है ना यार, ये थर्ड ईयर तक ये चीजें समझ नहीं आई थी, लेकिन ये एट द लाइक मिड ऑफ थर्ड ईयर आई अंडरस्टूड दिस। तो ये एक बार अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया ना, जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो आप इवन आप मतलब आपके एमडी फाइनल ईयर तक यू विल बी हैप्पी, है ना, आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। देखो, वेंट्रिकुलर इरिथमियास कहाँ जनरेट हो रहे हैं, वेंट्रिकल में, और क्या है, एबनॉर्मल रिदम। इसमें वीटी, वी फिब, एआईवीआर, टॉर्सार्डी पॉइंट्स। सबसे पहले मैं आपको एआईवीआर दिखा देता हूँ, क्योंकि उसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, वीटी, एक्सेलरेटेड ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। एक्सेलरेटेड नॉर्मल वेंट्रिकुलर रिदम कितनी होती है, 20 से 40, उसको बढ़ा दिया आपने, कितनी होगी, 60 से 100, तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड रेट हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। तो वेंट्रिकल की रेट है, तो मतलब वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रही है, तो क्यूआरएस क्या है, मोर देन 100 मिली सेकेंड। तो मतलब इसमें भी आरआर रेगुलर होगा, पी वेव एब्सेंट होगी, और रेट मोर देन लेस देन 100 होगी। तो ये देखो, ये ऐसी ईसीजी मिलती है। आप देखो, आपको पी वेव कहीं भी नहीं दिख रही, नो पी वेव, और आरआर क्या है, रेगुलर है। और देखो क्यूआरएस कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं, क्यूआरएस क्या है, प्रोलोंग है। कुछ नहीं करना है इस पेशेंट में। थ्रोम्बोलिसिस के दौरान हमारे पास बहुत बार पेशेंट में आता है, तो नो ट्रीटमेंट नीडेड, ठीक है। इट इज कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस। लेकिन अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन एरिथमिया इन एमआई इज वीफिब, पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। कुछ यूजेस पर्ल्स के लिए मैंने आपके लिए लिखे हैं, बीटा ब्लॉकर के यूजेस क्या क्या होते हैं। एचओसीएम में पूछा जाए आपसे कौन से ड्रग दोगे, बीटा ब्लॉकर दोगे। एमवीपी, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, क्यूटी प्रोलोंगेशन, ठीक है। फिर जंक्शनल टेकिकार्डिया अपने पहले डिस्कस करा था। पोस्ट एमआई में और सीएचएफ में दो ड्रग्स कोई बताएगा पोस्ट एमआई की जो कि मोर्टेलिटी डिक्रीज करती है, ये बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दो ड्रग्स ऐसी बताओ जो कि पोस्ट एम आई मोर्टेलिटी डिक्रीज करती है, या फिर अदर वे अराउंड अगर मैं। बिल्कुल सही प्रशांत, बहुत बढ़िया, बीटा ब्लॉकर एक बताया आपने आंसर। ARB बिल्कुल सही है आयुषी, बढ़िया तैयारी कर रहे हो यार। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एस इनहिबिटर, फर्स्ट प्रायोरिटी एस देंगे, उससे पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा तो ARB देंगे। तो डायूरेटिक यार नॉट एज सच improve the mortality. There are only till now there are two proven drugs, beta blocker and ACE inhibitor. Heart failure में one is extra is SGLT2 inhibitor dapagliflozins. Okay. अब अपने डिस्कस करेंगे AIVR की ही रेट बढ़ा दो तो उसको अपने क्या बोल देंगे, VT बोल देंगे। देखो नॉर्मल साइनस नोड की कितनी है, 60 से 100। नॉर्मल AV नोड की कितनी है, 40 से 60। और नॉर्मल वेंट्रिकल की रेट कितनी है, 20 to 40। तो नॉर्मली साइनोएट्रियल नोड ही काम करता है, लेकिन फिर भी अपनी रेट 60 से 80 और 40 से 60 इनका बीच का एवरेज क्यों आता है, क्योंकि AV नोड क्या होता है, डिले करता है। कितना डिले करता है, 0.09 सेकंड, ताकि पूरे जीवन भर अपने टैकीकार्डिया में ना जीते रहे। अब इस पेशेंट में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकल की रिदम है और 100 से ज्यादा। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, मोर देन 100। वेंट्रिकल ओवरटेक्स द साइनोएट्रियल नोड एंड रेट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 40 to मोर देन 100। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था RR रेगुलर मिलेगा, रेट 100 से ज्यादा मिलेगी, QRS प्रोलॉन्ग मिलेगा और पी वेव नहीं मिलेगी। इससे सारी बात अपनों ने डिस्कस कर ली थी। ये किसकी ECG है, पॉलीमॉर्फिक VT की। अब देखो यहाँ मैं पॉलीमॉर्फिक VT क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो इन 3 QRS की, 4 QRS की हाइट सेम है, लेकिन फिर इन 3 की अलग है, फिर इन 4 की सेम है, इन 3 की अलग है, इन 3 की अलग है। लेकिन क्या हो रहा है, ये एक मॉर्फोलॉजी, ये एक मॉर्फोलॉजी, ये एक मॉर्फोलॉजी, तो इसको क्या बोला, पॉलीमॉर्फिक VT। ठीक है, अब ये किसका एग्जांपल है, फ्यूजन बीट्स, कैप्चर बीट्स। यूजी के लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ VT। अगर कई बार हमारे पास ऐसा डाउट होता है, पेशेंट की रेट 110 आती है, वो चलता फिरता पेशेंट आता है ना, और वी गेट कंफ्यूज्ड एज रेजिडेंट कि यार ये VT कैसे हो गया, इतना स्टेबल पेशेंट कैसे है। तो जो स्लो VT होता है उसमें भी पेशेंट स्टेबल होता है, और कई बार यंग हार्ट, हेल्दी हार्ट में भी पेशेंट 120 की रेट पे भी स्टेबल आपके पास चल के आ सकता है। तो उसके अंदर कैसे कंफर्म करोगे, अगर ये कैप्चर बीट और फ्यूजन बीट। फ्यूजन बीट क्या है, आप कैप्चर बीट तो क्या है, नॉर्मल SA नोड ने कैप्चर कर लिया तो नॉर्मल QRS आ गया, ये वाइड था, वाइड था, वाइड था, वाइड था, ये सारा VT चल रहा था, इसके बीच में एक नॉर्मल QRS आ गया, उसको क्या बोल दिया, कैप्चर्ड बीट। ठीक है, फिर फ्यूजन बीट क्या हो गया, नॉर्मल QRS और एबनॉर्मल QRS के मर्जिंग को क्या बोल दिया, फ्यूजन बीट। तो आपको देखो बीच में नॉचिंग दिखाई दे रही है, ये इसी के कारण है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल है, ये ECG समझना जरूरी है, मेरे को भी बहुत इवन रेजिडेंसी के लास्ट में समझ आता था, वरना मैं दोस्तों से और सीनियर बॉसेस से पूछता रहता था, कार्डियोलॉजी वालों से। देखो 2 VPC एक साथ आ रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कपलेट। जबकि 2 QRS के बाद अगर सिंगल VPC आ जाए, उसको अपने ने क्या पढ़ा था, ट्राइजेमिनी। एक QRS के बाद एक VPC आ रहा है, उसको क्या बोल रहा था, बाइजेमिनी। ठीक है, बाइजेमिनी का ट्रीटमेंट क्या था, बीटा ब्लॉकर देना और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रूल आउट करना। अब वापस इस पॉइंट पर आ जाओ, देखो VT की एक और डेफिनेशन क्या है, मोर देन इक्वल टू 3 VPC अगर एक साथ आ जाए। VPC क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। तो मतलब QRS क्या होगा, मोर देन 100 मिली सेकेंड, और प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन मतलब नो P वेव। ठीक है, तो अब आप देखो ये P, ये QRS, ये T, नॉर्मल नॉर्मल साइनस रिदम है ये। अब देखो यहाँ कोई P वेव नहीं है, और ये QRS क्या है, ब्रॉड है, तो ये क्या है, VPC है। एक VPC आया तो ये आपकी और मेरे में आ सकता है, कोई कुछ नहीं करना है इस पेशेंट में। लेकिन अगर आपके पेशेंट में, ये पेशेंट आ रहा है आपके पास जिसमें देखो एक साथ 3 VPC आ गए, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, वेंट्रिकल ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही बीट कराऊंगा हार्ट को। तो उसको आप क्या बोलोगे, स्लो VT बोलोगे, आप नॉन सस्टेन्ड VT बोलोगे। ये पेशेंट क्या था, देखो ये पेशेंट क्या था, सस्टेन्ड VT, सारे टाइम VT चल रहा है। ये पेशेंट क्या है,
नॉन सस्टेनिविटी, थोड़े टाइम तक हिम्मत हुई वेंट्रिकल्स की सारा कंट्रोल लेने की, लेकिन थोड़े टाइम बाद नॉर्मल रिदम वापस आ गई। तो ऐसा नहीं करना, इस पेशेंट को घर पे नहीं भेजना। 3 वीपीसी आते ही उस पेशेंट को एमिडोरॉन देना है और उसको एडमिट करना है। ठीक है, इस पेशेंट को घर पे नहीं भेजना। लेकिन आपने और मैंने ईसीजी कराई और उसमें 1 वीपीसी आ रहा है, तो अपने को एमिडोरॉन खुद से नहीं लगाने बैठना, अपने को चिल रह के घर पे बैठना है। 1 वीपीसी आना इज नॉट एबनॉर्मल, लेकिन 3 वीपीसी एक साथ आना इज एबनॉर्मल। ठीक है, अब ये अब तक की अपनी सारी बात को कन्वर्ट देखो, ये आप सबकी और मेरी ईसीजी है। नॉर्मल क्यूआरएस, नॉर्मल क्यूआरएस, नॉर्मल क्यूआरएस, 1 वीपीसी, नॉर्मल क्यूआरएस, नॉर्मल क्यूआरएस, सिंगल प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट नॉर्मल है, नो ट्रीटमेंट नीडेड, यू एंड मी डू नॉट ट्रीट। ठीक है, अब आया ट्राइजेमिनी, 2 PQRS के बाद 1 वीपीसी, 2 PQRS के बाद 1 वीपीसी। बाइजेमिनी, 1 QRS के बाद 1 वीपीसी, 1 QRS के बाद 1 वीपीसी, 1 QRS के बाद 1 वीपीसी। ये क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल होते हैं। आपको इस पेशेंट को क्या करना है? एडमिट करना है और बीटा ब्लॉकर देना है और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को रूल आउट करना है। देन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट को एडमिट करना है। देखो, 3 वीपीसी एक साथ, फिर नॉर्मल क्यूआरएस, 3 वीपीसी एक साथ, फिर नॉर्मल क्यूआरएस। तो ये पेशेंट को आप क्या दोगे? नॉन सस्टेन्ड वीटी बोलोगे, क्योंकि सारे टाइम वीटी में नहीं रह पा रहा। तो इस पेशेंट का क्या करोगे? एडमिट एंड गिव एमिडोरॉन। ये पेशेंट देखो, यहाँ भी सारे टाइम वीटी नहीं रह रहा, लेकिन ट्रिपलेट से भी ज्यादा आ रहे हैं, काफी सारे वीपीसी एक साथ आ रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सस्टेन्ड वीटी। इसको भी क्या करेंगे? एमिडोरॉन देंगे, एडमिट करेंगे। लेकिन ये सब पेशेंट आपके पास कोलैप्स के साथ भी आ सकते हैं, तो शॉक दे दीजिए। अब आपके पास, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ की। सिनकोप को अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। सिनकोप मोस्टली क्या होता है कि वी चेक द बीपी, पेशेंट क्या हुआ, हिस्ट्री देगा, 80 ईयर ओल्ड पेशेंट कि यार उनके पेशेंट बताएगा कि मैं घर पे बेहोश हो गया था और मैं सेल्फ रिकवर हो गया 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि उस पेशेंट का आपने बीपी और शुगर शुगर देखना ही है, आपने बीपी देखा, वाइटल देखे, सारी चीजें नॉर्मल मिली, आपने ईसीजी भी करा ली एज ए गुड डॉक्टर और ईसीजी भी नॉर्मल मिली, तो यू शुड नॉट डिस्चार्ज दैट पेशेंट। आइडियली यू शुड एडमिट। लेकिन अगर मान लो आप पेरीफेरी में बैठे हो, एडमिट करके भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो आपको पेशेंट को क्या एडवाइस करना है? होल्टर मॉनिटरिंग। क्योंकि सिनकोप का कॉमन कॉज ओल्ड एज के अंदर क्या होता है? इज इरेगुलर रिदम। और इरेगुलर रिदम, मान लो आपके पास ईसीजी नॉर्मल आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट हमेशा ही नॉर्मल रिदम में था। हो सकता है उसको जब सिनकोप आया था या तो सीजर आया हो, तो वो तो अलग सीएनएस का केस हो गया, लेकिन अगर उस टाइम उसको स्लो बीटी आया हुआ है। इट हैड हैपन टू मी ट्वाइस कि पेशेंट सिनकोप का आया, we ruled out hypoglycemia, we ruled out true seizure, we ruled out all the metabolic causes, है ना, and we also ruled out orthostatic hypotension. तो our unit had told us कि यार इस पेशेंट का होल्टर कराओ, and as soon as we got the Holter report, it was shocking. Even though during Holter patient admit था हमारे वार्ड में, he did not complain anything. In the next thing we got the report, patient had multiple episode of VT ड्यूरिंग दोज 24 आवर्स, है ना। होल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है? 24 आवर की ईसीजी करके रखता है। तो उस पेशेंट को क्या आ रहे थे? जैसे मैंने अभी आपको ये ईसीजी दिखाई, ये देखो ऐसे ट्रिपलेट्स आ रहे थे बीच बीच में, और इसी एक ट्रिपलेट के कारण वो घर पे बेहोश हो गया। हमारे पास लकीली नहीं हुआ। तो ये क्या था? स्लो वीटी हो रहा था। तो उस पेशेंट वी इमीडिएटली ट्रांसफर्टेड हिम टू कार्डियो फॉर आईसीडी, इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर, बिकॉज दैट पेशेंट कैन डाई एनी टाइम फ्रॉम सडन वीटी, है ना। जरूरी नहीं है हर बार उसको हॉस्पिटल पहुंचने तक का मौका मिले, है ना। तो इसीलिए एज यू ऑल विल बिकम रेजिडेंट्स और एमओज इन फ्यूचर, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिनकोप शुड नॉट ट्रीटेड, शुड नॉट बी टेकन लाइटली, यू शुड गो एग्रेसिव। तो ये आपको दिखा देता हूँ, होल्टर की मशीन ऐसे होती है। होल्टर कुछ अलग कोई भारी तकनीक नहीं है, सिंपल सा आपने ईसीजी, मल्टीपल लीड ईसीजी लगा के एक पेशेंट को साथ में डब्बा दे दिया। 24 घंटे पेशेंट इसको लीड्स को हटाता नहीं है, और 24 घंटे बाद वो अपने पास ये बॉक्स लेके आता है और अपने फिर उसकी ईसीजी रिकॉर्डिंग देखते हैं 24 आवर्स की। तो एमडी लेवल के अगर कोई बंदे यहाँ है तो उनके लिए एक इंटरेस्ट, और आजकल आप में भी यूजी में पेपर टफ होता जा रहा है। ये एक नई चीज होती है जो कि
इंडिया में अपने छोटे रीजन्स में कम कॉमन है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली। बड़े और फॉरेन सिटीज़ में ज़्यादा कॉमन है कि अगर आपको हाईली सस्पिशन है कि यार रिदम तो इसकी अबनॉर्मल कभी होएगी, इस पेशेंट में रिदम में कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी, तो आप होल्टर मॉनिटर 24 घंटे को रिकॉर्ड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं लूप रिकॉर्डर। ये 1 से 3 मंथ तक आप क्या करते हो सबक्यूटेनियसली पेशेंट के सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट, बिल्कुल देखो मैंने इसका साइज भी बता रखा है, 1.25 इंच का बस ये होता है। इतना छोटा सा मेटेलिक इम्प्लांट आप डाल के रख देते हो और ये अपने माइक्रोचिप में 1 से 3 महीने की पेशेंट की ईसीजी रिकॉर्ड कर लेता है। तो अगर कभी भी उसकी ईसीजी अबनॉर्मल हुई है, इट कैन रिकॉर्डेड। तो मैंने मतलब सिंपल भाषा में कि यार होल्टर का भी बाप कौन है, लूप रिकॉर्डर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपने इस अपनों ने देख लिया कि यार वीटी का पेशेंट आता है कैसे, कॉजेज कॉमन क्या होते हैं वीटी के, इस्कीमिया और इडियोपैथिक इस्कीमिया है। तो इस्कीमिया के अंदर आप इमरजेंसी में तो एमेडोरॉन दे दो, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ वीटी, बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी गुड ड्रग टू प्रिवेंट एरिथमियाज इन पोस्ट एमआई पेशेंट, है ना। तो बीटा ब्लॉकर इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ वीटी, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वीटी। अगर इडियोपैथिक वीटी है तो वहां बीटा ब्लॉकर कुछ नहीं कर पाएगा, उसके अब नॉर्मल रिदम हार्ट में कभी भी जनरेट हो सकती है, बीटा ब्लॉकर विल नॉट बी इफेक्टिव, यू विल गेट हिम AICD, है ना, ऑटोमेटेड इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर। और जो मेट्रो में होता है उसका, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, उसका जो नाम होता है AICD नहीं बोलते, AED बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, फिर वीटी का और क्या कॉज हो सकता है जो हमारे पास सबसे ज्यादा आता है ना, वो एक तो होता है पेशेंट एमआई का पेशेंट। एमआई का पेशेंट वार्ड में कोलैप्स हो जाता है। क्यों कोलैप्स हो जाता है? क्योंकि उसको वीटी आता है और हम उसको डीसी शॉक देते हैं और रिवर्ट हो जाता है। इमरजेंसी में भी इट हैज हैपन कॉमनली। दूसरे हमारे पास जो सबसे ज्यादा पेशेंट वीटी के आते हैं वो हार्ट फेलियर के आते हैं, क्योंकि ईएफ जिनका 35% से ज्यादा है तो उनको हमेशा AICD लगवाना चाहिए। अगर 6 महीने बाद भी उनका ईएफ नॉर्मल नहीं आ रहा तो उनको AICD लगाना चाहिए, क्योंकि उनको वीटी कभी भी आ सकता है। क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में आप समझो, जब भी आप हार्ट का फेलियर करा दोगे तो उसका ओवर द टाइम साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो स्टेसिस के कारण साइज बढ़ेगा। और जब भी आप हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज कराते हो, मतलब हार्ट का साइज बढ़ाते हो, तो साइज बढ़ाने से क्या होगा, हमेशा आपकी रिदम एबनॉर्मलिटी आएगी, क्योंकि कंडक्शन टिश्यू स्ट्रेच हो रहा है। तो साइज बढ़ने से कार्डियोमेगाली से पेशेंट को क्या हो सकता है, AF हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, VT हो सकता है। इसीलिए आप सबने देखा होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट में AF बहुत कॉमन होता है, क्योंकि एट्रिया का साइज बढ़ जाता है। ऐसे ही हार्ट फेलियर में किसका साइज बढ़ जाता है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है। तो वेंट्रिकल का रिदम कौन सा होता है, रिदमिया कौन सा होता है, VT कॉमन होता है। तो अगर एट्रियास का साइज बढ़ाओगे जैसे MS के अंदर, MR के अंदर, तो क्या होगा, AF हो जाएगा, अब नॉर्मल एट्रियल रिदम। और अगर आप वेंट्रिकल का साइज बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल वेंट्रिकुलर रिदम, जिसको VT VFib बोल दिया आपने। ये अलग से आपको ध्यान रखना है, MD लेवल तक के लिए आपके लिए यही काम आएगा। इंडिकेशन ऑफ ऑटोमेटेड इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर क्या है, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड रिजेक्शन फ्रैक्शन, 35% से भी कम EF है। तो वी हैव सीन दोस पेशेंट्स ही, अपने को लगता है हार्ट फेलियर वाला पेशेंट हार्ट फेलियर से एक्सपायर होता है, नहीं। हार्ट फेलियर, वी हैव सीन पेशेंट दैट आर लिविंग विद 10% EF फॉर 2 to 3 years without any with slightly normal life, बिकॉज जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है वो यूजुअली हार्ट फेलियर से नहीं मरता, वो सडन कार्डियक डेथ से मरता है। और सडन कार्डियक डेथ किसके कारण होती है, VT में होती है। तो इट इज योर ड्यूटी टू एजुकेट योर पेशेंट कि अगर आपका हार्ट का EF 35% से कम है तो यू शुड गेट AICD, ताकि सडन कार्डियक डेथ से आप ना एक्सपायर हो। फिर इडियोपैथिक VT, मतलब VT के कॉजेज में, और मैंने यहाँ नहीं लिखा, potassium abnormality also causes VT, or magnesium abnormality and torsade point, these are also causes of VT। ठीक है, तो इडियोपैथिक VT मतलब आपका नो इस्कीमिया, नो हाइपोकेलेमिया, नो हाइपरकेलेमिया एंड नो हाइपोमैग्नेसीमिया। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को AICD लगाओगे। अगर इस्कीमिया है तो उस बेचारे को AICD मत लगाओ, आप थ्रोम्बोलाइज कर दो पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर दे दो, आप पेशेंट विल बी नॉर्मल लाइफ लॉन्ग, है ना।
और दो इंडिकेशन क्या है जो कि आप रट लो, ब्रुगाडा सिंड्रोम और एचओसीएम। ट्रीटमेंट में आपने कई बार डिस्कस कर लिया, आपको याद हो चुका अब तक। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है या फेलियर में है या चेस्ट पेन है तो अनसिंक्रोनाइज डीसी शॉक दोगे फॉलोड बाय एमिडारोन इन्फ्यूजन। अगर आपको पेशेंट में रिपोर्ट में केस में दिया है कि पेशेंट चलता फिरता आया है, बीपी 90/60 से ज्यादा है, तो आप एमिडारोन दोगे। और एमिडारोन से भी रिवर्ट नहीं हो रहा तो लाइडोकेन, और अगर उससे भी रिवर्ट नहीं हो रहा तो आप क्या दोगे, प्रोपेनोमाइड दोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं एमिडारोन के जो कि कॉमनली आपको पता होने चाहिए और पूछे जाते हैं। एक हाइपोटेंशन, इसीलिए मैंने बोला हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल में नहीं देते। एक ब्रेडिकार्डिया, एक स्मर्फ स्किन, अगर आप लोग कार्टून्स देखते हो तो स्मर्फ स्किन, एक स्मर्फ ब्लू कलर के कार्टून्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो व्हाइट कलर की टोपी पहन के घूमते रहते हैं। तो स्मर्फ स्किन क्या होता है, पेशेंट की ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में। दूसरे पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और लास्ट हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, ये अब देखो मैंने लिखा है ब्रेडिकार्डिया कराता है तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट ब्लॉक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में, एंड उसको इमरजेंसी में पेशेंट को हो रहा था पीएसवीटी। ठीक है, और पीएसवीटी के लिए उन्होंने सबसे पहले एडिनोसिन दी, पहले वीगल मैन्योर करा, पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करा। उन्होंने उस पेशेंट को उसके बाद एडिनोसिन दिया, नहीं रिस्पॉन्ड करा। फिर उसको डिल्टियाजाम दिया, नहीं रिस्पॉन्ड करा, है ना। और फिर उसको उन्होंने डिजॉक्सिन दिया, नहीं रिस्पॉन्ड करा। फाइनली दे गए एमेडोरॉन, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ, पेशेंट शॉक में भी चला गया और पेशेंट के हार्ट ब्लॉक हो गए। तो वो जो हार्ट ब्लॉक था वो क्या था कि मल्टीपल ड्रग्स का क्या होता है, हर ड्रग्स की एक अलग फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। तो वो मल्टीपल ड्रग्स के कारण एक बार इलेक्ट्रोजेनिक हार्ट ब्लॉक में गया। अब वो नेसेसरी भी था उस टाइम उस पेशेंट के लिए रेट कंट्रोल करना, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बार टेम्परेरीली ब्लॉक में गया बिकॉज एमिडोरॉन भी लास्ट में, एमिडोरॉन ने कंट्रोल तो कर दिया लेकिन हार्ट ब्लॉक करा दिया। तो उस पेशेंट को जैसे आईसीयू में 24 घंटे के लिए स्टे रखा, वेजोप्रेशर दिया, सारी ड्रग्स होल्ड कर दी, फ्लूइड दिया। As soon as all drug got washed out from the body, patient come back to normal sinus rhythm। तो मॉर्निंग में जैसे सर ने आते ही उसको पेशेंट को देखा, पेशेंट के हार्ट ब्लॉक भी था ईसीजी में, सर इमीडिएटली टोल्ड अस टू स्टॉप द एमिडोरॉन। तो क्यों उन्होंने बोला, बिकॉज एमिडोरॉन हार्ट ब्लॉक के अंदर अवॉइड करते हैं, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट ऑल्सो ब्लॉक्स एवी नोड कंडक्शन को स्लो कर देगा। तो मैंने आपको एक जनरल रूल ऑफ थंब बताया था, जब भी एबनॉर्मल रिदम है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, एट्रियल या वेंट्रिकुलर लग रहा है लेकिन यू आर नॉट श्योर, तो आप एमिडोरॉन दे सकते हो। एक्सेप्शन क्या है, कभी भी हार्ट ब्लॉक में एमिडोरॉन मत देना है। आपको हार्ट ब्लॉक में क्या देना है, इमीडिएटली एट्रोपिन, अभी डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मोनोमॉर्फिक वीटी है, सभी क्यूआरएस की हाइट सेम है, सभी क्यूआरएस की हाइट सेम है। अब अगर वीटी का कॉज इस्कीमिया है तो आप डीसी शॉक दे दिया इमीडिएटली। मान लो पेशेंट है एमआई के साथ, पेशेंट है एनएसटी एलिवेशन एमआई के साथ, तो आप उसको क्या दे दो, डीसी शॉक या एमिडोरॉन अकॉर्डिंग टू हीमोडायनेमिक्स। और फिर आप उसको इमरजेंसी के लिए देना है, बचाने के लिए। उसके बाद आपको बीटा ब्लॉकर देना, उस बेचारे के जीवन भर एमिडोरॉन नहीं चलानी, क्योंकि एमिडोरॉन का हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ये टिश्यू से बाइंड होके रह जाता है। अगर पेशेंट इन सब ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जैसे मैंने बताया पेशेंट पॉलीमॉर्फिक वीटी के साथ आया है, तो आपको क्या सोचना है, टॉर्साट डी पॉइंट, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और एमजीएसओ4 दो और पोटेशियम को चेक करो। ठीक है, टॉर्साट डी पॉइंट अभी मैंने समझाया था, इसमें बेसलाइन क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है, और मैंने आपके लेवल पे बताया क्यूटी प्रोलोंगेशन, यू डोंट नीड टू ऑलवेज नो द करेक्टेड क्यूटी। आप बस इतना ध्यान रखो क्यूटी का जो लेंथ है वो अगर आरआर इंटरवल से आधा से भी ज्यादा है तो आप उसको क्यूटी प्रोलोंगेशन बोल सकते हो। तो ये पेशेंट को अगर आपने ये सब ड्रग्स दे दी तो पेशेंट किस में लैंड करेगा, पॉलीमॉर्फिक वीटी में। पेशेंट किस में लैंड करेगा, पॉलीमॉर्फिक वीटी में। तो इसका मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। क्यूटी प्रोलोंगेशन की ड्रग्स कौन सी होते हैं, क्विनोलॉन्स, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन अपने कॉमनली रेस्पिरेटरी और यूरिनरी इंफेक्शन में देते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, टीसीए, क्विनिडीन, है ना, मैक्रोलाइड जैसे इरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल,
फ्लुकोनाजोल। तो इसमें TCA बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। हमारे पास बहुत बार पॉइजनिंग के पेशेंट आते हैं, तो क्या होता है, कॉमनली पॉइजनिंग इज कॉमन अमंग साइकेट्रिक पेशेंट। तो साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी जैसे एमिट्रिप्टिलिन प्लस क्लोनाजिपाम प्रिस्क्राइब्ड है, एंड फॉर सुसाइड ही टुक मल्टीपल अमाउंट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन, है ना। तो लकीली ही वाज safe and alive, but in the morning sir asked what to see in ECG, we did not know. तो सर टोल्ड अस कि यार जब भी पेशेंट TCA मतलब एमिट्रिप्टिलिन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट के ओवरडोज के साथ आ रहे, यू शुड वॉच फॉर QT प्रोलोंगेशन। ECG में QT का ध्यान देना है, अगर वो पेशेंट में QT प्रोलोंगेशन से टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है। तो टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स में क्या आएगा, आपको ऐसा पैटर्न, रिबन लाइक पैटर्न मिलेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, टॉर्सार्ड डी पॉइंट की ECG, ये एज इट इज रट लो, अगर एग्जाम में आएगी 90% चांस आपकी ये ECG है। अब टॉर्सार्ड के कॉज क्या होते हैं, अब ड्रग के साथ साथ ये कॉजेज भी होते हैं क्या, वो तो ड्रग्स थी कॉजिंग QT प्रोलोंगेशन, ड्रग के अलावा क्या क्या कॉज है, हाइपोकेलेमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया, हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हैमरेज हो जाए। तो आपको हमेशा ये सब चीजें चेक करनी है, तब तक ट्रीटमेंट के लिए क्या देना है, MgSO4 और DC शॉक अगर पॉलीमॉर्फिक के साथ है। VFib मैंने बताया था आपको, सिंपल चीज ध्यान रखो, इसका कोई धर्मी मान नहीं है, हर बार अलग QRS आ रहा है, हर बार अलग हाइट आ रही है, नो टू QRS आर सेम, no two QRS are same, and RR is irregular, and RR is irregular unlike VT। तो आप इस ECG को ध्यान से देखो, देखो यहाँ और यहाँ, सब जगह RR की वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात आप देखो, इनका और इसका भी हाइट सेम नहीं है, इन दोनों का भी हाइट सेम नहीं है, इन दोनों का भी हाइट सेम नहीं है, कोई भी ऐसा 2 QRS नहीं मिलेंगे जिनके हाइट सेम हो, कोई धर्मीमान नहीं है। तो ये VFib की ECG है, इस पेशेंट में आप क्या दोगे, ये हमेशा हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल आएगा, तो इसको आप क्या दोगे, DC शॉक दोगे, कुछ वेट नहीं करना, अगर रिवर्ट नहीं हो रहा तो एपिनेफ्रिन दो, उसके बाद भी रिवर्ट नहीं हो रहा तो मेडोरॉन दो। अब एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब अपने डिस्कस करेंगे हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक मैंने बहुत छोटा करके सिर्फ 2 पेज में आपके लिए रखा है, ठीक है, ताकि अभी मैं सबसे पहले आपको ये डायग्राम सिखाऊंगा, इसके बाद हार्ट ब्लॉक आपको समझ आ जाएगा। अभी बस जस्ट गिव हेड्स अप कि अगर आपको अभी तक स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है और सबको क्लियरली अभी तक समझ आ रहा है, ठीक है। VT और VFib का भी बेसिक फंडा आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब ना हार्ट ब्लॉक अपने समझते हैं। हार्ट ब्लॉक ऐसा था कि मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था, मतलब अब टिल यार, मतलब सेकेंड ईयर की रेजिडेंसी के मतलब मिड एंड तक है ना, आई ऑलवेज गॉट कंफ्यूज विद द हार्ट ब्लॉक्स, है ना। और मैं रात को 2 बजे भी अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को या कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल करके पूछता था, बॉस ये क्या लग रहा है, कि बॉस ब्लॉक तो है लेकिन फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री नहीं समझ आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा, है ना। ऐसे हाल नहीं होने चाहिए क्योंकि मेरा बेसिक फंडा क्लियर नहीं था। अब हार्ट ब्लॉक समझने के लिए आपको कंडक्शन पाथवे समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू, ये मेरा हार्ट है, सी ये SA नोड है, ये AB नोड है, ये बंडल ऑफ हिज मेरी उंगलियां हैं, SA नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिज। अब देखो, ये होगा फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, ये आएगा सेकंड डिग्री ब्लॉक, इस पे ही आएगा थर्ड डिग्री ब्लॉक, ठीक है। सेकंड डिग्री का एक वेरिएंट होगा मोविट्स टाइप 2, वो बंडल ऑफ हिज की प्रॉब्लम है। अब एक बात समझो, एक अलग से हार्ट ब्लॉक से बीमारी क्या है, 6 साइनस सिंड्रोम। SA नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड। तो अगर साइनस नोड ही बीमार हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, 6 साइनस सिंड्रोम, ठीक है। तो उसमें SA नोड एबनॉर्मल होती है, तो दैट इज नोन एज टैकीब्रेडी एरिथमिया। कभी हार्ट तो बहुत तेज धड़कता है क्योंकि SA नोड ज्यादा काम करती है, और कभी बिल्कुल ही धीरे धीरे धड़कता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे, तो टैकीब्रेडी एरिथमिया सिंड्रोम बोलते हैं अपने इसको। तो इस पेशेंट में क्या होगा, एकदम से तो AF विद FVR होगा, फिर पॉज आ जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं धड़क रहा दर्द, फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, फिर एकदम से टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो मेरे पास अपनी रेजिडेंसी मतलब हमने 2 इंडिविजुअली देखे थे, ऐसे बहुत आए थे हमारी यूनिट में, जैसे 2 आए थे। तो उसमें आप क्या करोगे, टैकी एरिथमिया के लिए क्या दे दोगे पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर, फिर आप सोचोगे अरे तो हार्ट रेट कम करा देगा, तो इसीलिए उस पेशेंट में क्या साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट के साथ में पेस मेकर लगा के रखेंगे, ताकि जब टैकीकार्डिया होगा तब तो बीटा ब्लॉकर मरीज
हाईज लोज ले रहा है वो कंट्रोल कर लेगा। और जिस दिन उसको रात को सोते सोते ब्रेडिकार्डिया हो गया, पेसमेकर अचानक हार्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, यहाँ आए थे एस नोड की अबनॉर्मलिटी की बात कर ली। अब ये एवी नोड है, इन दोनों को जो पाथवे जोड़ रहा है, मैंने आपको पहले भी कम्युनिकेट करा था, अगर इस पाथवे में आप अड़चन डाल दोगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो एस नोड से एवी नोड तक वेव कंडक्ट नहीं होगी, और एस नोड से एवी नोड तक जो टाइम लगता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। ठीक है, तो अगर यहाँ अड़चन आप क्या क्या डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ छोटे छोटे बीडेड शेप नोड्स बना दिए, किस किसके, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर जैसे हीमाक्रोमेटोसिस, जैसे सार्कोइडोसिस, ठीक है, या फिर रिमेटिक हार्ट डिजीज के एशकॉफ नोड्यूल। तो ये अगर ऐसे नोड से एवी नोड के पाथवे के बीच में पड़े हैं तो वो क्या कराएंगे, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जहां क्या होगा, हमेशा पी आर प्रोलोंग्ड पड़ा रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, तो वो एक फिक्स बढ़ा हुआ पी आर इंटरवल होगा जो कि मोर देन 5 बॉक्सेस, दैट इज मोर देन 200 मिली सेकेंड्स रहेगा। तो इसको आपको ट्रीट नहीं करना, आपको इसमें पेसमेकर लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि रिदम नॉर्मल रह रही है अभी। आपको इस पेशेंट में अंडरलाइंग कॉज देखने की जरूरत है। ठीक है, सार्कोइडोसिस है तो आपको सार्कोइडोसिस को मैनेज करना है। क्या दोगे, अगर कार्डियक सार्कोइडोसिस हो गया, कोई भी टाइप करके बताएगा, ऑक्यूलर सार्कोइडोसिस, कार्डियक सार्कोइडोसिस, ब्रेन में सार्कोइडोसिस, ट्रीटमेंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी बता दो, सार्कोइडोसिस बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या है, स्टेरॉइड। दैट इज सिंपल वर्ड, ध्यान रखो, अगर ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है सार्कोइडोसिस में तो आंसर क्या है, स्टेरॉइड। ठीक है, आईज में सार्कोइडोसिस हो गया तो आंसर क्या है, स्टेरॉइड। ठीक है, अगर हार्ट में सार्कोइडोसिस हो गया, आंसर क्या है, स्टेरॉइड। तो मान लो एक 30 साल का बंदा रहा आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, आपने देखा लिम्फेडिनोपैथी मेडिएस्टिनल, आपने एस लेवल कराए ज्यादा है, आपने लिम्फ नोड की बायोप्सी ली, उसमें नॉन केशियस ग्रेनुलोमा मिले, आपने डायग्नोसिस बनाया सार्कोइडोसिस, और आपने रूटीन में ईसीजी कराई, यू फाइंड पी आर प्रोलोंग्ड, तो आप क्या सोचोगे, सार्कोइडोसिस। ऐसे हीमेक्रोमेटोसिस, आयरन का डिपोजिशन हो गया तो उसके कारण भी क्या होगा, पी आर प्रोलोंग। तो फर्स्ट हुआ अपने एस ए नोड से एक्साइनस सिंड्रोम, देन एस ए नोड से ईवी नोड का पाथवे हुआ, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। यहाँ प्रोलोंग पी आर इंटरवल है, लेकिन सब जगह सेम ही पी आर है, कोई मिस्ड बीट नहीं है, कोई वेंट्रिकल की रिदम की एबनॉर्मलिटी नहीं है, यू शुड ट्रीट द कॉज, नो नीड ऑफ पेसमेकर। फिर आता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें आता है वेंकेबैक्स 1 और मोबिट्स 1, जिसको वेंकेबैक्स बोलते हैं, और मोबिट्स 2। तो मोबिट्स 1 में क्या होता है कि एवी नोड का डिफेक्ट होता है। मोबिट्स 1 में किसका नोड डिफेक्ट होता है, एवी नोड का। तो ये क्या करता है, कभी तो धीरे से कंडक्ट कर देता है और कभी तेजी से कंडक्ट कर देता है। ऊपर वाला ऐसे नोड से पाथ आ रहा है, कभी तो वो तेजी से चला जाएगा, कभी बिल्कुल धीरे धीरे जाने देगा। कभी तो एवी नोडल डिले को ज्यादा कर देगा तो पेशेंट धीरे धीरे कंडक्ट करेगा, और कभी एवी नोडल डिले को कम कर देगा तो पेशेंट तेजी से कंडक्ट कर देगा। तो कभी तो पी आर इंटरवल नॉर्मल मिलेगा और कभी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, सीरियल पी आर प्रोलोंगेशन मिलता है, फिर एकदम से मिस्ड बीट मिलती है। तो एक बार पी आर, फिर बढ़ा हुआ पी आर, फिर बढ़ा हुआ पी आर, फिर मिस्ड बीट, पी के बाद कुछ कंडक्ट ही नहीं करेगा वो। दैट इज मोबिट्स 1, जिसको वेंकेबैक्स बोलते हैं। मोबिट्स 2 क्या होता है, जस्ट वेट अ मिनट यार, ठीक है। मोबिट्स 2 क्या होता है, मोबिट्स 2 क्या होता है, जिसके अंदर पीआर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बात समझो, पीआर में तब चेंज होगा जब या तो इसके पाथवे में डिफेक्ट है या फिर एवी नोड में डिफेक्ट है। इसमें मोबिट्स टाइप 2 के अंदर क्या होता है, बंडल ऑफ हिज में डिफेक्ट होता है, नीचे डिफेक्ट होता है। तो पीआर विल बी सेम, और बंडल ऑफ हिज क्या हो रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। कभी तो वो बोलेगा कि मैं कंडक्ट करूंगा, कभी बोलेगा भाड़ में जाओ, कंडक्ट करूंगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, जब कंडक्ट कर रहा है तब तो क्या मिल रहा है, नॉर्मल पी क्यू आर एस टी। जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है, पी तो मिल रहा है लेकिन क्यूआरएस बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने हाथ ही खड़े कर दिए, नहीं कंडक्ट करता। तो उसमें क्या मिलेगा, पीआर इंटरवल नॉर्मल मिलेगा। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, जहां एवी नोड ना, मोबिट्स 1 में तो क्या रहा था, एवी नोड कभी थोड़ा कंडक्ट कर रहा है, कभी धीरे, है ना। लेकिन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मतलब दोनों चैम्बर के बीच में कनेक्शन पूरा चला गया। एवी नोड बोलता है भाड़ में जाओ, मैं एक भी चीज कंडक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, एक भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करूंगा। तो क्या होता है,
ऐसे नोड तो बेचारा एट्रिया को धड़काता रहेगा, इसको धड़काता रहेगा, और ये जो बंडल ऑफ हिज और वेंट्रिकल फाइबर है ये इसको धड़काते रहेंगे, तो इनके अंदर क्या होगा, कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। तो एक इसमें एट्रियल रिदम मिलने वाली है आपको, एक वेंट्रिकुलर रिदम मिलने वाली है। ऐसे नोड की फटाफट टाइप करके बताओ, अभी मैंने बताया नॉर्मल रेट कितनी होती है ऐसे नोड की, कोई भी बता दो यार, ऐसे मत करो। हाँ बिल्कुल सही प्रशांत, 60 to 100। और एट्रियल की नॉर्मल अपने वेंट्रिकल की नॉर्मल रेट कितनी होती है, 20 to 40। ठीक है, तो इसमें इस पेशेंट में आप जब आर इंटरवल देखोगे, मतलब वेंट्रिकल का रेट देखोगे, तो वो 20 से 40 आएगा, और जब आप पीपी इंटरवल देखोगे, पीपी है ना, वो 60 से 100 के बीच में लाई करेगा। तो इस पेशेंट के अंदर आर इंटरवल सेम रहेगा, पीपी इंटरवल सेम रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होएगा। ठीक है, अब अपने बात आई, ये किसकी सारा अपना डिस्कशन हो गया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का डिस्कशन हो गया। तो आपने 6 साइनस समझ लिया, मोबिट्स 1, 2 और फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री। तो एक जनरल रूल ऑफ थंब ध्यान रखो, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आपको ट्रीट नहीं करना, कॉज फाइंड आउट करना है, कॉज को ट्रीट करना है। लेकिन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में आपको पेसमेकर लगाना ही लगाना है। ठीक है, सेकंड डिग्री में मोबिट्स 1 के बारे में बोला जाता है, अगर सिम्टोमेटिक है तो लगाओ। इन जनरल आप याद रख सकते हो, फर्स्ट डिग्री में कुछ नहीं लगाना, सेकंड और थर्ड में आपको पेसमेकर लगाना ही लगाना है, या तो परमानेंट पेसमेकर लेफ्ट क्लेविकुलर इंफ्राक्लेविकुलर फोसा में डाल के छोड़ दो, या फिर ट्रांसवीनस पेसमेकर लगा के कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। तो ये 2 ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है। ठीक है, अभी तक हैंड्स रेज कर दो, और अगर सबको समझ आ गया देन आई विल प्रोसीड टू द स्लाइड्स। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा अब तक किसी को? ठीक है यार, चलो बढ़िया। अभी इसी चीज को अपने फटाफट सभी ईसीजीज को देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में वी विल आस्क द डाउट्स, आई विल ओपन द माइक फॉर एवरीवन, ताकि जिसको जो डाउट है आप आराम से डिस्कस कर सको। ठीक है, अब आप ये डायग्राम आपको आना चाहिए। देखो, अगर ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, फिर ये बंडल ऑफ फेज है, जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, लास्ट में बंडल ऑफ परकिंजी फाइबर्स आ गए। अब आप ऐसे नोड की प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोला, 6 साइनस सिंड्रोम, कभी तेज धड़केगा कभी धीरे। अगर ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में कनेक्शन की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर एवी नोड का डिफेक्ट है, ये देखो ये एवी नोड था, इसका डिफेक्ट है, तो या तो कंडक्शन कभी कम कभी ज्यादा, जिसको बोला मोबिट्स 1, या फिर एब्सोल्युटली नो कंडक्शन, भाड़ में जाओ कुछ कंडक्ट नहीं करूंगा, सीएचपी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोला जिसको। बंडल ऑफ हिज की प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला सारा सिस्टम नॉर्मल है, नीचे एबनॉर्मलिटी है, तो मतलब पीआर क्या होगा, पीआर इसमें क्या होगा, नॉर्मल। अचानक जब बंडल ऑफ हिज का मन होगा कि मेरे को नहीं कंडक्ट करना, तो मोबिट्स 2 आ जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, कोई कंडक्शन नहीं होगा। अगर लेफ्ट बंडल में प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक से अलग पढ़ेंगे। राइट बंडल में प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, अब ये डायग्राम ध्यान से देख लो। हार्ट ब्लॉक सबसे पढ़ते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस के कारण या फिर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस इसलिए क्योंकि पीआर इंटरवल कभी टेकिकार्डिया, जब एक्सरसाइज करते हैं तो टेकिकार्डिया होता है, तो आइडियली पीआर छोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें पीआर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, तो पेशेंट के वेंट्रिकल टाइमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मिलेगा। आपको ट्रीटमेंट में पेसमेकर नहीं लगाना है, नो नीड ऑफ पेसमेकर। आपको अंडरलाइंग कॉज फाइंड आउट करना है, हार्ट रूमेटिक हार्ट फीवर है, सार्कोइडोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस है, एथलीट है, या फाइब्रोसिस हो गया है। ठीक है, रूमेटिक हार्ट फीवर मैंने बहुत जानबूझ के लिखा है, क्योंकि ये रूमेटिक हार्ट डिजीज में नहीं है मिलना जरूरी। रूमेटिक हार्ट फीवर, एक्टिव रूमेटिक हार्ट फीवर है पेशेंट को तो ये मिलता है। तो अगर आप अपना जाके जोन्स क्राइटेरिया देखोगे ना, तो उसमें एक्टिव रूमेटिक कार्डिटिस के वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन में लिखा होगा ईसीजी में प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। ये पता होना जरूरी है, हमारे थर्ड ईयर तक हमने बहुत गालियां सुनी है क्योंकि हम हमेशा इग्नोर करते थे। इट इज वेरी रेलेवेंट कि आपको पता होना चाहिए कि अगर रूमेटिक हार्ट पेशेंट में अगर पीआर प्रोलॉन्ग्ड है तो इट इज एक्टिव कार्डाइटिस, पेशेंट में नीड स्टेरॉइड। ठीक है,
पीआर प्रोलॉन्ग किसको बोलते हैं, 200 मिली सेकेंड से ज्यादा। ये पीआर इंटरवल मतलब हम ये ध्यान रखो यार, अब ये ईसीजी आप देखोगे यार, इसकी रेट है कितनी, रेट रिदम एक्सिस देखते हैं, रेट है इसकी अराउंड 78 बीट्स पर मिनट लगभग है, ठीक है। रिदम भी क्या है, रेगुलरली रेगुलर है, और एक्सिस क्या है, नॉर्मल एक्सिस है। तो क्या होता था, और हम देखते हैं यार पी नॉर्मल है, क्यूआरएस नॉर्मल है, टी नॉर्मल है, हम इसको ईसीजी को नॉर्मल बोल देते और फिर अगले दिन बहुत गालियां सुनते थे। ये गलती नहीं करनी, इंटरवल्स ध्यान से देखने। आप ध्यान से देखो, यहाँ है ना लगभग 7 बॉक्स का पीआर इंटरवल मिल रहा है सब जगह, है ना, मोर देन 5 बॉक्सेस है, तो हर जगह पीआर इंटरवल कांस्टेंट है और 7 बॉक्स जितना है। तो ये क्या हुआ, ये किसकी ईसीजी है, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की ईसीजी है, ठीक है। इसको नॉर्मल नहीं बोलना, आपका पेशेंट बनना चला जाएगा। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मैंने बताया सारे हार्ट ब्लॉक है ना सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिनकोप, ठीक है। जैसे वीटी, स्लो वीटी का पेशेंट भी सिनकोप के साथ आता है, ये पेशेंट भी सिनकोप और हाइपोटेंशन के साथ आएंगे। आप पल्स देखोगे ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। ट्रीटमेंट सभी का क्या है, टेम्परेरी और परमानेंट पेसमेकर। अब डिस्कस करेंगे मोबिट्स 1 और वेंकेवैक्स। मोबिट्स 1 में देखो सीरियली पीआर प्रोलॉन्ग हो रहा है। अब इसमें लीड सेकंड पर आओ, ये देखो लीड सेकंड, अब दिखाता हूँ। यहाँ लगभग 5 बॉक्स का पीआर इंटरवल है, यहाँ 6 का हुआ, यहाँ 7 का हुआ, 7 का हुआ, 7 का हुआ, अब मिस्ड बीट आ गई। तो ये क्या है, सीरियली पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो इसको क्या बोला, मोबिट्स 1, ठीक है। फिर मोबिट्स 2 के अंदर क्या हो रहा है, सी पीआर नॉर्मल रह रहा है, ये देखो 3-4 बॉक्स का पीआर, 3-4 बॉक्स का पीआर, लेकिन अचानक मिस्ड बीट आ गई, 2 बंडल ऑफ हिस की प्रॉब्लम, ठीक है। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, सिनकोप और हाइपोटेंशन और सडन कार्डियक डेथ के साथ आता है। इसको परमानेंट पेसमेकर चाहिए ही चाहिए। अब ये ईसीजी आप दूर से देखोगे, हो सकता है अपनों में से कुछ नॉर्मल भी बोल दें, लेकिन अब आप ध्यान से देखो, बड़ा प्यारा फंडा बताता हूँ आपको। आप देखो, 2 आरआर हमेशा सेम ड्यूरेशन में आएंगे। इस आरआर और इस आरआर के बीच में 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 बॉक्स है। इस इन दोनों आरआर के बीच में 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 बॉक्स है। तो आरआर इंटरवल क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अब आ जाओ पीपी इंटरवल पे, ये देखो ये पी, ये पी, 1 2 3 लगभग 3-3.5 बॉक्सेस है। ये पी और ये पी 1 2 3 लगभग 3-3.5 बॉक्सेस है। तो पीपी इंटरवल भी सेम रह रहा है, लेकिन आप देखो क्यू पीपी भी सेम रह रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इनमें कोई धर्मीमान नहीं है। यहाँ तो पी देखो आर से इतना जल्दी आ रहा है क्यू आर एस से, और यहाँ इतना गैप आ रहा है और यहाँ कोई बीट ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, एवी नोड का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये पेशेंट बहुत सीख आते हैं। इसमें देखो एट्रियल रेट आपको 100 के अराउंड मिलेगी और वेंटिकुलर रेट 20 से 60 मिलेगी, है ना। यहाँ देखो मैंने बताया था आपको लगभग 6 बॉक्स आ रहे हैं, तो 300/6 करोगे कितना आएगा, लगभग अराउंड 300/6 24-20 के अराउंड इसकी हार्ट रेट आएगी, क्योंकि और एट्रियल रेट कैलकुलेट करोगे तो एट्रियल रेट देखो, इसमें 2 एट्रिया के बीच में लगभग 3 बॉक्सेस आ रहे थे, मैंने आपको बताया था। तो 300/3 कितना होता है, 100, इसीलिए मैंने बोला था एट्रियल रेट होगी 100 और वेंट्रिकुलर रेट कितनी होगी, 20 से 40। अर्जेंट पेस मेकर चाहिए होता है, और जब तक पेस मेकर नहीं, आप पीएचसी पे बैठे हो, आप आईवी एट्रोपिन दोगे और आईवी आइसोप्रेनिलिन दोगे। एट्रोपिन अर्जेंट काम करता है, आइसोप्रेनिलिन मेंटेनेंस के लिए देना है। और मान लो आप पेरीफेरी में पड़े हो, आइसोप्रेनिलिन महंगा इंजेक्शन होता है, आपको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या देना है, डेरिफाइलिन देना है। तो ये क्या हुआ, ये एग्जांपल है टेम्परेरी वीनस पेसमेकर, ये देखो वेन के थ्रू यहाँ चले गए। और ये क्या है, परमानेंट पेसमेकर, ये पेसमेकर और ये उसकी लीड्स अपनों ने हार्ट में लगा दी, ठीक है। पेसमेकर रिदम को ईसीजी में देखना कैसे है, पेसमेकर रिदम को ईसीजी में कैसे देखना है, हर बार पेस्ड चैम्बर से पहले एक स्पाइक आएगी वर्टिकल। तो अब मैं ये आपको आना जरूरी है। देखो ये स्पाइक दिख रही है, ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। ये देखो स्पाइक, ये किसका साइन है कि इस पेशेंट के दिल के अंदर क्या लगा हुआ है, पेसमेकर। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप ईसीजी देख के बता सकते हो बिना इको करे कि पेशेंट कौन सा चैम्बर पेस्ड है, एट्रिया को पेसिंग कर रही है, वेंट्रिकल को। अगर पी वेव से पहले देखो पेसमेकर रिदम आ रही है, मतलब वो एट्रिया को चैम्बर कर रही है। क्यूआरएस से पहले आ रही है, मतलब
वेंट्रिकल को चैम्बर पेस कर रही है। इसका मतलब ये कौन सा चैम्बर, कौन सा पेस मेकर है, ड्यूअल चैम्बर पेस मेकर, क्योंकि ये एट्रिया को भी कर रहा है, वेंट्रिकल को भी कर रहा है। ये देखो, एट्रियल पेसिंग की स्पाइक आई, फिर पी वेव आई, फिर वेंट्रिकल पेसिंग की स्पाइक आई, फिर क्यूआरएस आया। तो ये क्या हुआ, ड्यूअल चैम्बर पेस मेकर। तो कोई समझना मुश्किल नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आरवी आरवी को पेसिंग कर रहा है, कैसे बताया मैंने आरवी को पेस कर रहा है, पहले तो देखो ये छोटा छोटा है ना, क्यूआरएस से पहले छोटी सी स्पाइक आ रही है। ये किसकी स्पाइक है, पेस मेकर रिदम की। और पैटर्न कौन सा मिल रहा है, देखो अब यहाँ आप देखो, आपका जो फेवरेट क्वेश्चन आरबीबी एलबीबी, ये देखो एम पैटर्न मिल रहा है वी वन में, सॉरी ये स्लर्ड क्यूआरएस मिल रहा है। देखो ये स्लर्ड क्यूआरएस, ये ऐसे डब्ल्यू बन रहा है ना, डब्ल्यू पैटर्न इन वी वन। और यहाँ देखो ये नॉचिंग दिखाई दे रही है, एम पैटर्न इन वी सिक्स। तो डब्ल्यू और एम कौन सा हुआ, विलियम्स। तो ये कौन सा हुआ, एलबीबी की ईसीजी। अब ये एलबीबी की ईसीजी नहीं है, इस एक्चुअल चैम्बर में क्या है, आरबी पेसिंग हो रहा है। तो राइट, अगर आरबी के साइड ही मशीन लगी हुई है तो राइट वेंट्रिकल तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल लेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इट विल परसीव्ड एज ए एलबीबी ईसीजी। तो दैट इज हाउ यू डायग्नोज कि इस पेशेंट में राइट साइड की पेसिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ अब आप देखो V1 में क्या मिल रहा है आपको, ऊपर ऐसे नॉचिंग। V1 में देखो, ये देखो ये V1 में क्या मिल रहा है, ऐसे करके ये M पैटर्न इन V1। और यहाँ देखो लास्ट में W पैटर्न इन V6, ये ऐसे आ रही है W पैटर्न इन V6। तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे अपने, इसको क्या बोलेंगे, मैरो, जो कि आरबीबी में मिलता है। तो यहाँ साथ में पेस मेकर रिदम भी पहले आ रही है, इसका मतलब ये पेस्ड है वेंट्रिकल, ये पेस्ड है। और कौन सा वेंट्रिकल यहाँ पेस्ड है, लेफ्ट वेंट्रिकल पेस्ड है, इसलिए इसमें आरबीबी जैसी ईसीजी आ रही है। तो ये सब आपको पता है कि अब लास्ट में मैं आता हूँ किस चीज पे, कि डिफिब्रिलेटर क्या होता है, ऑटोमेटेड कार्डियक डिफिब्रिलेटर क्या होता है, कि हार्ट के अंदर लगाए जाने वाला डिवाइस जो कि अचानक जैसे अपने बाहर से डीसी शॉक देते हैं, वैसे ये भी क्या करता है, डीसी शॉक देता है पेशेंट को। और डीसी शॉक देगा तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट का रिदम अगर एबनॉर्मल रिदम थी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एआईसीडी के इंडिकेशन अभी फटाफट ग्रुप पे टाइप करके बताओ। अभी मैंने आपको बताया एआईसीडी के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। कोई भी बताओ यार। Heart failure with ejection fraction less than 35%, with less than 35%, तो उसमें भी HOCM, ब्रूगाडा सिंड्रोम, बिल्कुल सही अभिषेक। तो ये ऑटोमेटिक कार्डियक डिफिब्रिलेटर के अपने इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना लेट मी, ठीक है यार, अभी तक अपनों ने देखो सारे वेंट्रिकुलर एरिथमियास डिस्कस कर लिए और सारे एट्रियल एरिथमियास